नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। 7वें चरण में यानी 1 जून को जिन बिहार के 8 क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उनमें पाटलिपुत्रा, काराकाट और बक्सर की सीटें ऐसी हैं जो हॉट सीट कही जा सकती हैं और इन तीनों पर आज यानी शनिवार को जब छठे चरण का मतदान हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया। इन जनसभाओं के संबोधन के साथ ही मोदी की गारंटी की तरफ स्विंग होने का अनुमान और आसार तेज होते जा रहे हैं। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इन तीनों ही क्षेत्रों में समीकरण थोड़ा भारी पड़ता हुआ दिख रहा था। पाटलिपुत्रा में जो पटना का ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और इनमें से विक्रम विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रैली संबोधित की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र जीत हार का निर्णायक फैसला करता आ रहा है। ये इसलिए कि यहाँ सवर्ण और सबसे एग्रेसिव आक्रामक तरीके से मतदान में हिस्सा लेने वाला भूमिहार जाति समूह बहुत ही मायने रखता है और इस बार यहाँ विक्रम विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह की गोलबंदी हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद कहीं ज्यादा और एग्रेसिव हुई है। उसके आसार रामकृपाल यादव जो एनडीए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, जिनका मुकाबला सीधा लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती से लगातार होता आ रहा है, वो पराजित होती चली आ रही है। दानापुर, उसके बाद मनेर शरीफ, मसौढ़ी और पालीगंज जैसे विधानसभाई क्षेत्र भी इसका हिस्सा हैं, लेकिन हमेशा बढ़त इन क्षेत्रों से नहीं मिलती है। विक्रम का फैसला ही निर्णायक होता आ रहा है। रामकृपाल यादव हमेशा मीसा भारती पर भारी पड़ते हैं और इस बार भी समीकरण कमोबेश वैसे ही नजर आ रहे हैं। दोनों ही तरफ के सूरमा लगातार चुनाव प्रचार करते हुए चुनाव अभियान को धार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समीकरण आखिरी तक मोदी की गारंटी की ओर बढ़ता हुआ सुनिश्चित होने वाला है। ये मुझे जो अब तक के रुझान मिले हैं उसके आधार पर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, क्योंकि दानापुर और मनेर शरीफ में बहुत ही आक्रामक वोटिंग के बावजूद, वहां बढ़त मिलने के बावजूद इन विधानसभा क्षेत्रों में पालीगंज और विक्रम का वोट बहुत ही निर्णायक साबित होता है। इसके अलावा फुलवारी शरीफ, जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, इसके अलावा भी पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज वहां वोट में निर्णायक भूमिका अदा करता है। उन सीटों पर भी रामकृपाल यादव की तरफ ज्यादा एग्रेसिवनेस दिख रहा है। लोगों में मोदी के विकल्प नहीं होने की वजह से एनडीए की तरफ झुकाव के आसार तेज होते जा रहे हैं। लेकिन काराकाट और बक्सर संसदीय सीटों की जब बात आती है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन दोनों ही क्षेत्रों में जो अभी एनडीए का ही ये सीट है और उन क्षेत्रों में जिस तरह से एनडीए के लोग उम्मीदवार मैदान में बाजी मारने के लिए समीकरणों को साध रहे हैं, उन दोनों ही क्षेत्रों में उन्हें उलटने की कोशिश भी विपक्षी इंडी गठबंधन की ओर से तेज हो गई है। समीकरण भी वैसे ही बनाने की कोशिश हो रही है।
लेकिन अब तक जिन 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए और जो संदेश बाहर निकलता है कि फिर से मोदी सरकार बनने के आसार प्रबल हो गए हैं। फलोदी सट्टा बाजार से लेके अमेरिकी जो चुनाव विश्लेषक हैं उन्होंने भी ये बात कह दी है कि मोदी पिछली बार से कहीं अधिक सीटें लेकर इस बार सत्ता में आएंगे और ये भविष्यवाणियां, ये आकलन कभी झूठ नहीं हुआ करता है। इसलिए इस बात के आसार तेज होते जा रहे हैं और इसका भी असर आखिरी दौर के मतदान पर पड़ने वाले हैं। इसका असर पड़ना सुनिश्चित इसलिए होता जा रहा है कि एक तो मोदी के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है लोगों में, और दूसरा ये भी कि कोई उनका कारगर विकल्प सामने दिख नहीं रहा है। लिहाजा मतदाताओं के बीच में इस तरह के भाव बड़ी तेजी से पसर रहे हैं कि सरकार तो इन्हीं की बनेगी और ये देश के विकास के लिए, जन जन के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं वो अब तक किसी ने नहीं किया है। तो मैं बात ये कर रहा था कि काराकाट और बक्सर में जिस तरह के समीकरण एनडीए को उलटने की कोशिश में बनाए गए हैं वो बड़े रोचक हैं। बक्सर में इस बार भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का टिकट काटकर उनके ही शिष्य मिथिलेश तिवारी को मैदान में उतारा गया। ब्राह्मण और राजपूत बहुल इस संसदीय क्षेत्र में सीधी लड़ाई सुधाकर सिंह, जो कभी नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री बने थे, प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह के वो पुत्र हैं, उनसे सीधा मुकाबला है। लेकिन जब मैं बक्सर के क्षेत्रों में भ्रमण करता हूं और मतदाताओं से बात करता हूं तो उनमें से अधिकांश ये बताते हुए दिखते हैं कि सुधाकर सिंह से लोगों को उतना गुरेज तो नहीं है, नाराजगी उन्हीं के समाज में, उन्हीं की जाति में उनके पिता जगदानंद सिंह से है। जगदानंद सिंह से राजपूत समाज की नाराजगी जिस कारण से भी हो, लेकिन वो क्रिस्टलाइज होती दिखी और उस स्वरूप में दिखी है कि 25% से ज्यादा सुधाकर सिंह के पक्ष में उनकी ही जाति के मतदाता वोट नहीं करने के लिए तैयार दिख रहे थे। लेकिन ब्राह्मण समाज में विभाजन की भी कोशिश की जा रही है। ब्राह्मण मिथिले जो मतदाता हैं वो वहां जीत हार का निर्णायक फैसला करने के लिए अहम माने जाते हैं। अश्विनी चौबे का टिकट काटे जाने से लोगों में ये नहीं देखा गया कि भाजपा के प्रति नाराजगी है। मिथिलेश तिवारी को भी, जो अभी वर्तमान में वहां के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में भी ये कहा गया कि ये भी बाहरी हैं, अश्विनी चौबे भी बाहरी थे। लेकिन अश्विनी चौबे से नाराजगी लोगों में इसलिए दिखी कि वो मंत्री रहते कुछ योजनाएं जो अपने क्रेडिट पर ले आए उनको वो अपने क्षेत्र भागलपुर लेकर के चले गए थे। बक्सर में उसका लाभ वहां के मतदाताओं को नहीं मिला और बक्सर से हमेशा वो मुंह बिचकाते हुए देखे गए। ऐसा वहां के लोगों का, जो ब्राह्मण समाज के वर्ग के मतदाता हैं, उनका ये आकलन है और उनकी ये प्रतिक्रिया देखी गई। तो ब्राह्मण समाज में वोटों का बिखराव करने के लिए एक और उम्मीदवार मैदान में उतर आए हैं। वो आनंद मिश्रा, जो पूर्व में असम कैडर के आईएएस हैं, उन्होंने भी चुनाव में ताल ठोक दी है और वो कमोबेश जितना भी वोट हासिल करेंगे ब्राह्मण समाज का, वो मिथिलेश तिवारी को ही डैमेज करेगा। लेकिन उस दूसरी तरफ सुधाकर सिंह के साथ जो बन रहे समीकरण देखे गए, उनमें एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि विधानसभा में विधायक रहे और यहाँ के सरकार में मंत्री रह चुके ददन पहलवान भी मैदान में हैं। वो हमेशा यादव समाज में अपना वोट काटने के लिए चर्चित रहे हैं और हर हमेशा के चुनाव में वो खड़े हो जाते हैं। तो दो तरफा वहां नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद वहां एनडीए के तरफ लोगों की गोलबंदी आक्रामक तरीके से हो सकती है, इसकी संभावना ज्यादा न। जब मैं 2 दिनों पहले वहां क्षेत्र भ्रमण के लिए गया था
तो इस बात का आभास मुझे मिला कि ये हो वो हो, लेकिन फिर भी लोग मोदी के तरफ देख रहे हैं और मोदी की गारंटी और मोदी के कामकाज के प्रति गुस्सा नहीं है। इसका लाभ एनडीए को मिलेगा, यानी बीजेपी को मिलेगा। यही बात काराकाट में हो रही है। काराकाट में जिस तरह से भाकपा माले उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा बंद है, उसके बीच में पवन सिंह बीच में आ गए। पवन सिंह जो फोक गायक हैं, लोक कलाकार हैं, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी कर दी और वो मैदान में डटे हुए हैं। वो उनको मैदान में उतरने से ये संदेश चला गया था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा संसद में पहुंचे, क्योंकि 2014 में वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीते थे, मंत्री भी बने थे, उनके 3 के 3 सीटें जीती थी उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद वो एनडीए छोड़ करके दूसरे दलों में चले गए। इससे एक तरह का ऐसा भाव उभरा कि वो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं आतुरता दिखा रही है। और ये संदेश गया था कि पवन सिंह को खड़ा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई ने पवन सिंह को पार्टी से निकालकर एक बड़ा संदेश दे दिया। अब वहां सीधी लड़ाई है। पवन सिंह भले ये कहते हो कि हम जीत कर जाएंगे तो मोदी सरकार का ही समर्थन करेंगे, लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री की रैली के बाद वहां जो संदेश उभर कर निकला है और जो आहट मिल रही है, उसके अनुसार काराकाट में भी बहुत ही आसान जीत उपेंद्र कुशवाहा को हो सकती है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि माले का जनाधार कभी था, भाकपा माले का एक बड़ा व्यापक जनाधार उस क्षेत्र में कभी था, लेकिन आज जब सभी क्षेत्र के लोगों, सभी समाज के लोगों को मोदी की सरकार का लाभ मिल रहा है, तो उसमें बिखराव भी आया है और माले के प्रति लोगों का लगाव कम हुआ है। इस आधार पे माले के साथ उपेंद्र कुशवाहा की जंग बहुत ही आसान दिख रही है। पवन सिंह के होने से इस लड़ाई को तिकोना बनने के आसार हैं, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी की सभा वहां हो गई है, तब इसके आसार प्रबल हो गए हैं कि ये काराकाट सीट भी एनडीए के खाते में जाना सुनिश्चित हो जाएगी और उपेंद्र कुशवाहा भी यहां से संसद में दस्तक देने के लिए अब संभवतः अपनी राह आसान कर चुके होंगे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब से जो सप्ताह भर बाद चुनाव होना है, मतदान होना है, तो इन 3 क्षेत्रों में पाटलिपुत्र, बक्सर और काराकाट के मतदाताओं का क्या निर्णय होता है, वो कैसा गुल खिलाते हैं। लेकिन ये तय मानिए कि तीनों की तीनों सीटें इस बार फिर से एनडीए के खाते में जीती हुई दिख रही हैं। आज की तारीख के बाद जब प्रधानमंत्री की रैली वहां हो गई, तब समीकरण जो भी उल्टा पुल्टा होने के आसार थे वो खंडित हो गए और एक तरफा समीकरण बन गया है, जो एनडीए की जीत को आसान बनाता हुआ दिख रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए होंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज पर अच्छा लगे तो अपनी प्रतिक्रियाएं दें। लेकिन हाँ, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आपके साथ मेरी बात। फिर हम चुनावी समर पर आपसे किसी और क्षेत्र को लेकर चर्चा करेंगे। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।